अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रेहान अल्लाहवाला और आज हम कुछ बात करेंगे इस दुनिया की जो करंट नेचर है उसके ऊपर कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया क्या हो गई है। मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी है, उसका नाम है द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। उसको थॉमस फ्रीडमैन ने लिखा है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उसको ज़रूर सुने। इट्स ऑडियो बुक में भी अवेलेबल है और किताब में भी अवेलेबल है। उसको अगर आप सुनना चाहें तो rehantraining.com/globalization पे वो रखी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज जिस साल में हम रहते हैं 2012, उस साल में हम एज अ सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड उतने ही पावरफुल हो गए हैं कि एक सिटीज़न ऑफ यूएस हो या एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो। जिन अपॉर्चुनिटीज़ को हम समझते थे कि हमारे लिए अवेलेबल नहीं हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ अब अवेलेबल हैं हर इंसान के लिए जो कि कंप्यूटर इनेबल्ड है। मिसाल के तौर पे अगर आप न्यूयॉर्क स्टेट में रहते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं या कराची में रहते हैं या चीचावती में रहते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है और कंप्यूटर है तो आप उतने ही ताकतवर हैं जितना कि एक आदमी जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। इसका जो मेन रीज़न है वो है इंटरनेट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू हुई तकरीबन 1995 में से लेकर 1999 तक इंटरनेट का बूम आना शुरू हो गया। लोगों ने अमेरिका के अंदर नास्डैक जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे बहुत सारे पैसे डालना शुरू कर दिए और ग्लोबली सारी दुनिया में चारों तरफ फाइबर ऑप्टिक्स की तारें डालना शुरू कर दी गई कि इस हवाले से कि अब लोग इंटरनेट बहुत इस्तेमाल करेंगे। तो फजूल की कंपनियां हों या बहुत अच्छी कंपनियां हों, सबको लाखों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हो गई और जिसके नतीजे में आज तकरीबन $1 ट्रिलियन का फाइबर ऑप्टिक पूरी दुनिया में चारों तरफ डल चुका है। और उस $1 ट्रिलियन के फाइबर ऑप्टिक के डलने से फ़ायदा ये हुआ कि जो बैंडविड्थ की कॉस्ट थी, स्पेशली 2000 के नास्डैक के बबल जब बर्स्ट हुआ, जब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई और जो 7000 पॉइंट्स पे मार्केट थी वो गिर के 2000 पॉइंट्स पे आ गई। वो उस मार्केट के गिरने से और कंपनियों के बंद होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ, हमारे मुल्कों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फ़ायदे की वजह ये थी कि जो चीज़ें अमेरिका में लोग पहले कराते थे, अगर वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड होती थी तो वो अमेरिका में कराते थे और उन अमेरिका में कराने के बजाय अब लोगों ने सस्ते तरीके ढूंढने शुरू करे जो कि मुल्क से बाहर हों, जिसको वो लोग कॉस्ट इफ़ेक्टिवली कर सकें। और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसको मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा आगे जाके कि किस तरह वजह से वो फ्लैट होने शुरू हुए और ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट हुई, ये अपॉर्चुनिटीज़ पहले क्यों नहीं थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने बताया कि वो इंटरनेट है। और इंटरनेट के इस $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट के होने के बाद और ऐसे टूल्स जो हमारे पास आए जैसे स्काइप है, तो फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप अमेरिका में रहते हों या आप इंडिया में रहते हों और आप बात आराम से मुफ्त में कर सकते थे या बहुत लो कॉस्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज़ स्पेशली जो थी उन्होंने आउटसोर्सिंग शुरू कर दी ऐसे कामों की, जो कि कोई भी ऐसा काम जो कि इंटरनेट के थ्रू हो सकता हो। आज के दौर में आउटसोर्सिंग के जो बड़ी एग्जांपल हैं वो अकाउंटिंग है, कॉल सेंटर है, डेटा माइनिंग है, एनीथिंग जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता हो और वो आउटसोर्स कर दी गई है। मैकडॉनल्ड के अंदर अगर आप न्यूयॉर्क के अंदर हैं और मैकडॉनल्ड का ऑर्डर आप नहीं आउटसोर्स कर सकते, लेकिन जो स्केड्यूलिंग है वो आप आउटसोर्स कर सकते हैं। जब आप ड्राइव इन पे जाते हैं और आप जाके वहाँ पे खड़े होते हैं और आप जब बटन दबाते हैं या आपसे ऑपरेटर पूछती है, तो हो सकता है वो ऑपरेटर कलकत्ता में बैठा हो या कराची में बैठा हो या किसी और स्टेट में हो, न्यूयॉर्क सिटी में ना हो। इसी तरीके से जो एयरलाइंस की बुकिंग्स हैं, जब आप फ़ोन करते हैं 800 नंबर पे या लोकल नंबर पे और एयरलाइन की अपनी रिजर्वेशन करा रहे होते हैं, उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कराची में बंदा रहता हो या चीचावतनी में बैठा हो, तो कॉल सेंटर आउटसोर्स कर दिया गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी एग्ज़ाम्पल और है जेट एयर की, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आउटसोर्सिंग तो करी, लेकिन आउटसोर्सिंग करने के बाद उसी आउटसोर्सिंग को बजाय इसके कि कॉल सेंटर को करते, उन्होंने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया कि ख़वातीन और मर्द अपने घरों से बैठ के कॉलों को अटेंड करना शुरू कर दी। तो थॉमस ने क्या किया कि कॉल करी
और चेक करने के लिए कि भाई ये कॉल कहाँ जाती है। तो एक आंटी ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा हेलो, हाउ मे हेल्प यू। तो उन्होंने चिट चैट करने के बाद पूछा कि भाई आप अभी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं अपने घर में हूँ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सॉल्ट लेक सिटी में, और मुझे नज़र आ रहा है बाहर से सॉल्ट लेक सिटी और मैं बहुत खुश हूँ। तो इस काम की वजह से लोगों की एक तो आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो गई, उसके अलावा लोग ज़्यादा खुश हुए कि अपनी फैमिली के साथ वो लंच कर सकते हैं, कोई और मसला हो तो उनको अटेंड कर सकते हैं। तो लोग ज़्यादा रिलैक्स होने की वजह से घरों से प्रोडक्टिविटी बजाय करने के ऊपर जाना शुरू हो गई। ये हो गई विद इन द कंट्री आउटसोर्सिंग जिस तरह से, और इंटरनेशनली आउटसोर्सिंग। तो जो दुनिया फ्लैट हुई या दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी का भरमार आई, उससे अब हमको एज अ नेशन फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमें इस अपॉर्चुनिटी से जिसके अंदर ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया कॉमनली बराबर हो गई है, अब हमसे कैसे फ़ायदा उठाएं। पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से दुनिया ऐसी चपटी हो गई। एक तो मैंने इंटरनेट का जिक्र किया कि तकरीबन $1 ट्रिलियन, $1 खरब डॉलर, यानी कि तकरीबन 100 खरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, कंपनीज़ ने करी, जो कि बाद में फिर बस्ट हो गई, ख़त्म हो गई। और लेकिन वो कंपनीज़ फिर ज़्यादातर जो है अब वो इंडियन कंपनीज़ ने, जैसे टाटा ने ख़रीद ली, और भी इदारे हैं इंटरनेशनल जिन्होंने उनको ख़रीद लिया, और ज़्यादातर अब वो अमेरिकन ओन भी नहीं रही हैं। एक और इससे पहले कि हम आगे जाएं कि हम ये कौन से अनासर हैं, ये एक चीज़ याद रखें कि ग्लोबलाइजेशन और अमेरिकन कंपनी या किसी और मुल्क की कंपनी का एग्जाम्पल क्या होता है। ये क्या चीज़ है कि आप कहते हैं कि ये अमेरिकन कंपनी है। मिसाल कर लीजिए, एक कंपनी है, उसका नाम है HP, ह्यूलेट पैकर्ड। ह्यूलेट पैकर्ड के तकरीबन 1.5 लाख स्टाफ है दुनिया में, लेकिन ह्यूलेट पैकर्ड अमेरिका के अंदर हेड ऑफिस होने के बावजूद जर्मनी के अंदर सबसे बड़ी IT कंपनी है, साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी IT कंपनी है, रशिया के अंदर सबसे बड़ी IT कंपनी। अगर ह्यूलेट पैकर्ड बंद होती है तो कौन से मुल्क की कंपनी बंद हो रही है? क्या 40,000 अमेरिका में स्टाफ है और 1 लाख से ज़्यादा स्टाफ अमेरिका से बाहर है, तो क्या वो अमेरिकन कंपनी हुई या नहीं हुई? ये एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि आता है। मैं जिस तरीके इदारे में काम करता हूँ, उस इदारे का हेडक्वार्टर्स भी अमेरिका में है और ज़्यादातर स्टाफ अमेरिका से बाहर है, तो क्या हमारी कंपनी अमेरिकन हुई या नहीं हुई? हम अमेरिका में टैक्स देते हैं, हम दूसरे मुल्कों में भी टैक्स देते हैं, हम कौन से मुल्क की बाउंड्री के कौन सी मुल्क की कंपनी है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग से सवाल है। इसी तरह से रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस जो है वो जो कंपनी है वो जर्मनी के अंदर कुछ शहरों में सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। तो रोल्स रॉयस के चेयरमैन को जर्मनी के चांसलर ने कहा कि भाई आप हमारे साथ रशिया चलें, आप हमारी आप जर्मन कंपनी है, हमारे साथ चल के इन्वेस्टमेंट की बातें करें रशिया के अंदर। तो क्या वो इंग्लिश कंपनी है या जर्मन कंपनी है? तो जो दुनिया का जो सेटिंग हो गई है वो बहुत अजीब व गरीब हो गई है कि अब ग्लोबलाइजेशन इतनी ज़्यादा होने के बावजूद वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत डिफरेंट हो गई हैं और हमें रिक्रिएट करने की, थिंक करने की ज़रूरत है कि अब हम दुनिया में किस तरीके से आगे चलेंगे। फ्लैटनिंग के या बराबरी के जो सबसे बड़ा अगेन रीज़न था वो इंटरनेट था। और इंटरनेट जो है वो एक नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर आपस में कंप्यूटर्स के कनेक्ट करने का। जितने भी कंप्यूटर सर्वर्स लगे हुए होते हैं उनको जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो इंटरनेट बन जाता है। इंटरनेट आने के बाद सबसे ज़्यादा जो लोगों ने यूज़ चीज़ करी वो उसका नाम है ईमेल। ईमेल एक ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर आप कराची से बैठ के कराची ईमेल करें या कराची से बैठ के चीचावतनी ईमेल करें या कराची से बैठ के न्यूयॉर्क ईमेल करें, कॉस्ट सेम होती है। 1996 में मैं एक कंपनी के लिए काम करता था, उसका नाम था ब्रेननेट, और उससे पहले एक और कंपनी जिसका नाम था इन्फोलिंक। वो कंपनी $1 में एक ईमेल बेचती थी। चाहे आप कराची ईमेल करें, कराची से मैं बेचता था, या आप अमेरिका ईमेल करें, कॉस्ट उसकी सेम होती थी। तो उस ईमेल की वजह से लोग वर्ल्ड फ्लैट होना शुरू हो गए, लोगों की कम्युनिकेशन बढ़ना शुरू हो गई। और उससे पहले फैक्स मशीन थी। उसी ईमेल के ऊपर ग्रुप्स होते थे, जैसे कि आजकल याहू ग्रुप्स होते हैं या और ग्रुप्स होते हैं या गूगल ग्रुप्स होते हैं या फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं। इसी तरीके से उस वक्त भी ईमेल के ग्रुप्स होते थे। और एक मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, उसके अंदर था, नाम था
इंटरनेशनल टीचर्स या इंटरनेशनल फ्रेंड्स। और उसी ग्रुप में से एक ईमेल मुझे एक दिन नज़र आई कि एक ख़ातून ने ईमेल करी कि हम ऐसे इज़राइल और इंडिया से लोग ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बता सकें। तो इस ईमेल का मैंने जवाब भी दे दिया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, क्या मैं भी आपके बच्चों से बात कर सकता हूँ। वो ईमेल सुज़ैन स्ले ने लिखी थी, और सुज़ैन स्ले एक कार्वर मिडिल स्कूल के अंदर इंग्लिश की टीचर थी 1995-1996 में। और उन्होंने जवाब दिया कि हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं, बताएं अपने बारे में। फिर हमने बात करना शुरू की और उनसे मेरी बात डेली बेसिस पे होती रही, और वो जो थी इतनी मेरी अच्छी दोस्ती उनसे हुई कि इवेंचुअली जब मैंने अमेरिका में कंपनी बनाई तो वो मेरी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करने लगे। उसी तरह जब मेरी शादी पे भी वो आई पाकिस्तान, और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे शिरकत भी करी। दैट वाज 1997। ये हुआ एक एडवांटेज उस ईमेल का जो कि बनाई गई थी इनिशियली आर्मी के लिए, लेकिन बाद में उसको आम आदमी ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उससे चेंज आना शुरू हो गया। ईमेल के आने के बाद जो दूसरी चीज़ आई वो आई वेब, इंटरनेट, जिसको हम समझते ज़्यादातर, यानी वेब एक्सेस। वेब की तरीका ये हुआ कि वेब 1996 से पहले टेक्स्ट होता था, ग्राफिक्स नहीं होती थी, और एक लिंक्स करके सॉफ्टवेयर होता था जिसके ऊपर आप जाके उन चीज़ों को ब्राउज़ करते थे। वेब के आने से पहले लोग FTP करते थे और यूज़नेट ग्रुप्स होते थे, उसको इस्तेमाल करते थे। उन ग्रुप्स को इस्तेमाल करने से पहले के बाद किसी ने डिसाइड किया कि हमें इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में रखी हम शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कैलटेक इंस्टीट्यूट ने सॉफ्टवेयर बनाया, अपाची का सॉफ्टवेयर बनाया, और उस अपाची सॉफ्टवेयर को बनाने के अपाची सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, एक और वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर बनाया। और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर के आने के बाद वेब क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर होता था जो कि वेब ब्राउज़र होता था, मोज़ैक होता था, मोज़ैक के बाद वेब क्रॉलर होता था जिसके अंदर आप ब्राउजिंग कर सकते थे, ब्राउज़ कर सकते थे। और उसके बाद ही एक अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन आया, और वहाँ से जाके आप सर्च कर सकते थे चीज़ों को। उस वक्त तक सर्च इंजन जो थे वो लोग मैनुअली बनाते थे, यानी कि आप लिंक्स भेजते थे कंपनीज़ को, जैसे मिसाल के तौर पर अल्टा विस्टा को, और वो अपनी वेबसाइट में उसको अरेंज करके डायरेक्टरी की शक्ल बना देती थी, इंडेक्सिंग कर देती थी। उसके बाद एक ब्राउज़र आया, उसका नाम था नेटस्केप, और नेटस्केप के आने के बाद बहुत चेंजेस आई। क्योंकि नेटस्केप में ग्राफिक्स होती थी, HTML2 काम करता था, और उन ग्राफिक्स के इनेबल होने की वजह से लोगों को बहुत रिच टेक्स्ट नज़र आता था, तस्वीरें भी नज़र आती थी और टेक्स्ट के अलावा भी चीज़ें नज़र आती थी। और वो पहली कंपनी थी जो कि बिलियन से ऊपर क्रॉस करके उन्होंने 2 बिलियन या $2.5 बिलियन का उनका नैस्डैक में स्टॉक फ्लोट हुआ, और उसके बाद से बूम आना शुरू हुआ नैस्डैक की मार्केट के अंदर। उससे पहले एक इदारा बनाया गया मेरे ख्याल में 96 में ही शायद, या 97 में, उसका नाम था हॉटमेल। मिस्टर भाटिया हैं एक, उन्होंने इस वजह से हॉटमेल को बनाया क्योंकि वो जब इंडिया जाते थे तो अपनी ईमेल नहीं पढ़ सकते थे, तो ऐसी ईमेल बनाई जो कि वेब के ऊपर पढ़ी जा सकती है। और उससे पहले कोई वेब की ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती थी। लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू ईमेल को डाउनलोड करते थे, POP3 क्लाइंट होते थे, मैं पेगासस मेल यूज़ करता था, और उससे पहले विनमेल यूज़ करते थे हम लोग, UUCP जब होता था। और लेकिन जब हॉटमेल बनाई गई तो हॉटमेल को इतनी पॉपुलर हुई वो कि उसके थोड़े अर्से के बाद उसको ख़रीद लिया माइक्रोसॉफ्ट ने $25 मिलियन का। ये पहली एक्विजिशन थी जो कि इतनी महंगी थी माइक्रोसॉफ्ट की और भी इदारों की, जिसकी वजह से अगेन मैं समझता हूँ कि बहुत बूम आया अगेन टेक्नोलॉजी ग्रो करने का।